जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डीएस एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास करते हैं स्टार्ट ज्योग्राफी की एक सीरीज, जहां पे हम लोग ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी। ठीक है, चलिए प्रश्न आज का पहला। इसके पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन करे थे, आज इसके आगे के 41 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समय काफी कम है, अब कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको रिवाइज कराया जा सके। ठीक है, चलो। अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखो ऐसे सवाल आपके लिए नए होंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आपका देखो ज्योग्राफी से भी रिलेट करता है, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में आता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, ये आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ना डील नहीं करते हैं लोग, भूल जाते हैं ऐसे प्रश्नों को पढ़ना। ठीक है, तो मैं ऐसे ही प्रश्न लेके आ रहा हूं जो कि आपको थोड़े से रिवीजन करा दे। तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा नोएडा में। याद रख लेना भाई, ये हेडक्वार्टर्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे तो नोएडा में है। ठीक है, ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां पर है। मान लो पूछे एनजीटी, एनजीटी क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है। ठीक है, तो एनजीटी की स्थापना 2010 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। तो ऐसे सवाल पूछ लेता है कि एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, या पूछ लिया ये अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है, तो ये नोएडा में है। नोएडा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एनएचडीपी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखो नेशनल हाईवेज को एक बड़ा ब्रॉड लेवल देने का काम किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? तो नेशनल हाईवे के ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, इनके द्वारा ही इसकी शुरुआत करी गई थी। और इन्होंने ही एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, है ना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की शुरुआत, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हो आप लोग, हिंदी में क्या कहते हो? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है, तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू करा था जो भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये प्रोजेक्ट क्या था कि 4 महानगरों को जोड़ा गया नेशनल हाईवे से। 4 महानगर कौन से हैं हमारे देश में? तो हमारे देश में 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। इन 4 महानगरों को जोड़ने के लिए जो नेशनल हाईवे चलाया गया था वो था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री पूछ रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। निम्न बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखो बंदरगाह यानी होता है क्या? पोर्ट, है ना, पोर्ट। अब मैं बंदरगाह की बात करूं, बंदरगाह को इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट। ठीक है, पोर्ट। ये 2 तरह के पोर्ट्स होते हैं हमारे देश में, 2 तरह के बंदरगाह पाए जाते हैं। एक होता है आपका नेचुरल पोर्ट, नेचुरल पोर्ट जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक बंदरगाह, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट जिसको आप बोलते हो कृत्रिम बंदरगाह, मैन मेड। आर्टिफिशियल क्या होता है? मैन मेड, मानव के द्वारा निर्मित बंदरगाह, जिसको आप लोग मैन मेड पोर्ट या आर्टिफिशियल बोलते हो। और एक होता है नेचुरल पोर्ट यानी प्राकृतिक बंदरगाह, जो कि पहले से बने हुए हैं नेचर के द्वारा। ठीक है, तो यही सवाल पूछ रहा, बंदरगाहों से रिलेटेड सवाल है ये। तो कांडला, देखो कांडला कहां पर है? तो कांडला है आपका गुजरात में, गुजरात में है। और कांडला पोर्ट का नाम भी बदल गया है, नया नाम भी याद रखना है। तो कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ये कांडला पोर्ट का नया नाम है, याद रखना। ऐसे कोचीन पोर्ट है, कोचीन बंदरगाह क्या है? ये आपका केरल में है, केरल में है। ठीक है, और ये काफी पुराना पोर्ट है, काफी एंशिएंट पोर्ट है, केरल के अंदर में, नेचुरल पोर्ट है ये भी। ठीक है, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी एक बंदरगाह है। और हालांकि, और विशाखापट्टनम के बारे में बताऊं, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। गहरा मतलब क्या? डीपेस्ट पोर्ट इंडिया का अगर पूछे आपसे तो यही याद रख लेना। ठीक है, अब जो इसमें हल्दिया लिखा हुआ है ना भाई, ये आपका क्या है? नेचुरल पोर्ट नहीं है। हल्दिया कहां पर है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है भाई लोग। कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हल्दिया पोर्ट है। और ये आपका एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, एक आपका कृत्रिम बंदरगाह है। क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट हैं, एक आपका कलकत्ता पोर्ट भी वहां पर देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वो आपका नेचुरल पोर्ट है और ये आर्टिफिशियल है हल्दिया। हल्दिया कहां पर है? वेस्ट बंगाल में ही है। ठीक है, बाकी के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन, मैंने बोला ना एयरपोर्ट हो गया, एयरवेज हो गया, हाईवेज हो गए, है ना, सारी चीजें आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना होता है। तो वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी भारत में सबसे पहले ये परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? ये वायु परिवहन, ठीक है, कब हुई थी भाई? तो ये हुआ था 1911 में, याद रखना।
1911 में इसकी शुरुआत हुई थी। फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल डेटा पे डायरेक्ट सवाल पूछेगा तो गलत नहीं करना है, और आप लोग के एग्जाम में तो फैक्ट्स पर ही आधारित क्वेश्चन बनेगा ना भाई। चलो अगला सवाल, निम्न जनजातियों में से किसका संबंध सिक्किम राज्य से नहीं है? क्या पूछा है? किस जनजाति का जो संबंध है वो सिक्किम राज्य से नहीं है, यानी कि जनजातियां पढ़ना है आपको। भारत में बहुत ढेर सारी जनजातियां निवास करती हैं। ट्राइब्स, जनजातियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइब्स, ट्राइब्स है ना, जनजाति बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ट्राइब्स जो है आपको बता दूं कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ट्राइब्स है, अगर ये पूछे है ना, कौन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनजाति देखने को मिलते हैं, तो वो एमपी है आपका। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको ट्राइब देखने को मिलते हैं, तो ये भी सवाल याद रख लेना अगर राज्य पूछता है किस राज्य में सबसे ज्यादा। अब यहां से तो पूछ रहा है सिक्किम, तो सिक्किम में जो ट्राइब नहीं है वो है आपका भूमीज। ये ट्राइब सिक्किम से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। बाकी शेरपा हो गया, भूटिया हो गया, लेप्चा हो गया, ये तीनों सिक्किम से बिलोंग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो समूह है, सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप जो है वो हम कहते हैं भील ट्राइब को। भील ट्राइब को ऐसा मानते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा माना गया है। 2011 की जनगणना आप देखते हो तो भील ट्राइब जो है ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, भारत की सबसे जो है बड़ी जनजातीय समूह है ये, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज नहीं है? ठीक है, देखो पहली बात तो अधात्विक का मतलब क्या है? अधात्विक का मतलब जिसमें धातु नहीं है, और जिसमें धातु नहीं में नहीं पूछ लिया, यानी कि कौन से यहां पे तत्व में या कौन से एलिमेंट में मेटल प्रेजेंट है, ये सवाल सिंपल सा याद रखना। कौन सा अधात्विक खनिज है पूछता अगर, है पूछता अगर, तो इसका मतलब है कि कौन से खनिज में धातु नहीं है, लेकिन पूछा नहीं है यानी अब बताना कौन से खनिज में धातु है ना, ये सवाल पूछा है। कौन सा खनिज या मिनरल उसमें मेटल है, ये क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये बता दिया मैंने आपको। अब देखो आप लोग, क्या जिप्सम में कोई मेटल है? नहीं, नहीं है, ठीक है। इवन जिप्सम का तो फॉर्मूला भी आप लोग जानते हो क्या होता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला ही होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और क्या होता है? डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ये फॉर्मूला है जिप्सम का, CH2 ठीक है। इस तरह एक फॉर्मूला, और इसको जब हीट करते हैं ना, इसको जब आप गर्म करते हो, जिप्सम को जब आप हीट करते हो एक टेम्परेचर पे गर्म करते हैं हम लोग 373 से 390 केल्विन के आसपास में, जब आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4.12H2O में। पानी तो कम होगा ना भाई, गर्म करोगे तो पानी जलेगा, पानी कम होगा, इसी को क्या बोलते हो? पीओपी कहते हो आप लोग। ये किसका फॉर्मूला है? पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो एग्जाम में पूछता ही है ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए, जिप्सम का फॉर्मूला बताइए। देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी बता दिया आपको मैंने, ठीक है। हीरा, देखो हीरा जो है ये भी आपका, इसमें कोई धातु नहीं है, कोई मेटल नहीं है, ठीक है। हीरा क्या है? ये कार्बन का एलोट्रोप होता है, आप जानते हो, कार्बन का अपर रूप होता है, ये आप जानते हो। संगमरमर, संगमरमर आप जानते हो, इसको मार्बल कहते हैं, मार्बल एक तरह से। ये फॉर्मूला क्या होता है संगमरमर का? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हाँ या ना भाई? कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये फॉर्मूला इसका, इसमें भी कोई मेटल नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। पीतल, पीतल आप देखते हो ना, इसमें आपको देखने को मिल जाता है मेटल, धातु। तो इस प्रश्न का उत्तर है पीतल। गॉट इट? चलो अगला प्रश्न करेंगे भाई, निम्न में सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? कोयला आपने पढ़ा होगा, कोयला आपने पढ़ा है, कोल, कोयला मतलब क्या होता है? कोल, ठीक है। 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। 4 प्रकार के कोयले कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, फिर होता है आपका बिटुमिनस, बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट, और फिर होता है पीट। ये 4 प्रकार के कोयले मैंने लिखे हैं यहाँ पे, 4 प्रकार के कोयले होते हैं और उसी क्रम में लिखे हैं इनकी गुणवत्ता के आधार पर। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, और फिर होता है पीट। यानी सबसे बेकार कोयला पीट होता है। जिस कोयले का कार्बन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, कार्बन का प्रतिशत जिस कोयले में जितना ज्यादा होगा, वो कोयला उतना अच्छा होता है, वो कोयला उतना ही गुड क्वालिटी का होता है। तो सबसे गुड क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो एंथ्रासाइट होता है। कौन सा? एंथ्रासाइट होता है। कहां पे ऑप्शन में देखोगे तो एंथ्रासाइट ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, याद रखना, ठीक है। और ये कोयला भारत में आप देखोगे कहां पाया जाता है, अगर इंडिया में इसकी मतलब कहां पे ये कोयला देखने को मिलता है, तो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ये कोयला आपको देखने को मिलेगा।
है ना। हालांकि भारत में ज्यादा तो नहीं पाया जाता है, क्योंकि वैसे ही ये गुड क्वालिटी ऑफ कोल है, बहुत अच्छा कोयला है, तो बहुत कम रेयर ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। तो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ये कोयला आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, अदरवाइज तो फिर गलत करके आओगे तो फिर कहोगे सर गलत हो गया, गलत हो गया। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए जरा, देखें क्या है। बोकारो लौह संयंत्र, भिलाई, दुर्गापुर और ये है आपका राउरकेला। तो यहाँ पे दिया हुआ है बड़े ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो संयंत्र स्टार्ट हुए हैं भारत में, तो वो किन किन राज्यों में है यही पूछ रहा है, ठीक है। स्टील प्लांट की बात हो रही है, ये क्या है, कुछ स्टील प्लांट की बात हो रही है। देखो बोकारो, बोकारो झारखंड में है, बिल्कुल सही बात है। भिलाई, भिलाई लिखा है उड़ीसा, लेकिन गलत है भाई, भिलाई उड़ीसा में नहीं है। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है भाई, ठीक है। यहां लिखा उड़ीसा, गलत है, कहां पे होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में होना चाहिए था, ठीक है। चलो, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा, देखो उड़ीसा में क्या है? राउरकेला है। तो ये क्या है? ये भारत में स्टील प्लांट है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, याद रखना। स्टील प्लांट है तो ये पूछ लेता है लोकेशन। अब देखो ये सवाल पूछा है, ठीक है, क्या एक तरफ यहां पे दिया हुआ है कुछ एलिमेंट, सीसा है, लोहा है, मैंगनीज है, तांबा है, और किन राज्यों में ये देखने को मिलता है। अब राज्यों में भी क्या पूछा? राज्य नहीं पूछा है, ये जगह का नाम दे दिया है कि जहां पर इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जहां से ये पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो खेजड़ी है, मयूरभंज है, बादाम की पहाड़ी है और जावर के पहाड़ी है ना। तो अब बताना भाई, बड़ा ही फेमस सवाल है ये, ठीक है। देखो तांबा, तांबा की बात करें, देखो मैं वो बता रहा हूं कि जो सबसे पहले आपको क्लिक करता है, तो इनमें सबसे पहले जो क्लिक करेगा आपको तांबा। तांबा मतलब क्या है? कॉपर, कॉपर। और तांबा जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है खेजड़ी में, जो कि आपका राजस्थान में है भाई। कहां पर? राजस्थान में है। तो डी का हो जाएगा 1। अब डी का 1 आप देखोगे एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, डी का 1 आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, ये वाला, इसको टिक कर दोगे, है ना। अब देखो आते हैं सीसा। सीसा जो है वो आपका जावर में देखने को मिलता है, यहां पे सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगा जावर में, ठीक है। लोहा जो है आपका वो आपको देखने को मिलेगा बादाम की पहाड़ियों में, बादाम की पहाड़ियों में। और जो मैंगनीज है आपका वो देखने को मिलता है आपको कहां पर? तो मैंगनीज आपको देखने को मयूरभंज में, मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में है। मयूरभंज कहां पर है? उड़ीसा में है, यहां पर देखने को मिलता है। तो ये एक मैचिंग है और यहां पर ही हो गया। तो कहने का मतलब ऐसे सवाल पेपर में आए, गलत नहीं करना भाई, ठीक है। ये तो हो गया आपका मिनरल्स, खनिज वगैरह के बारे में ऐसे सवाल पूछ ले, या मेटल्स वगैरह, नॉन मेटल्स वगैरह ऐसे पूछ ले, ठीक है। या इस तरीके से क्वेश्चन फसलों पर भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फसल का उत्पादन किस राज्य में है। जैसे मान लो दे दे गेहूं, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में है, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ठीक है, मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनको भी याद रख लेना। ऐसे गन्ना पूछ ले भाई, गन्ना किस राज्य में होता है सबसे ज्यादा, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन में कराऊंगा भी आपको अगले सेशन में भी, या इसको हो सकता अगर इसमें क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो मैं अगले सेशन में भी लेकर के आऊंगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। डोंट वरी, परेशान मत हो। बाकी आप लोग अपनी तरफ से पढ़ते रहना, कोशिश तो आपको करना ही है ना, हमारा काम तो आपको गाइड करना है, अच्छे क्वेश्चंस कराना है, इन शॉर्ट करना आपको है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन ही हो जाएगा, ठीक है। पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा ही, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। निम्न ऊर्जा स्रोतों में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? इसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि ऐसे ऊर्जा जो आप फिर से रीजनरेट कर सको, उसका दोबारा से आप उसको यूज कर पाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल क्या होता है कि एक बार यूज कर लिया तो वो खत्म हो गया, फिर दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कोयला है, कोयला को आपने एक बार जला लिया, कोयला को जला लिया तो दोबारा उसको रीजनरेट नहीं कर पाओगे, राख बन गया, वो दोबारा से कोयला नहीं बनेगा, तो वो कोयला क्या हो गया? तो कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा होता है ना। वही चीज समझ गया ना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस समझ लिए, ठीक। अब देखो कोयला, देखो पहला ऑप्शन कोयला है, तो कोयला तो आपका क्या है? नवीकरणीय नहीं है, क्योंकि ये आपका अनवीकरणीय का उदाहरण है। कोयला जला लोगे तो खत्म हो गया, दोबारा कोयला नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो ये चीज नहीं। गैस, अब देखो गैस, गैस को भी आप रीजनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, गैस भी है, कोई भी है, तो उसको दोबारा नहीं पैदा कर सकते हो, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है। परमाणु ऊर्जा भी वही है, एक बार बन गया तो दोबारा उससे उसका यूज नहीं ले पाओगे। लेकिन सौर ऊर्जा जो है ना आपका, सोलर एनर्जी, बिल्कुल ये बार बार आप इसको ले सकते हो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पे आपको पता ही है कितना फोकस किया जाता है, सोलर एनर्जी, समझ गए, ये नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है। अगला सवाल,
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं वाला ही पूछता है, ध्यान रखना भाई, अक्सर यही क्वेश्चन पूछता है और अक्सर इस नहीं को हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो पढ़ लेना भाई, ठीक है, सही करना है तो। चलो, तो काकरापारा गुजरात, ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिया हुआ है, और किस स्टेट में है ये दिया हुआ है, ये बताना आपको। तो काकरापारा गुजरात में है, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, काकरापारा एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये नाम है, गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु, बिल्कुल तमिलनाडु में है। रावत भाटा राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। तारापुर लिखा है कर्नाटक में, अब 3 सही है तो एक तो गलत होगा ही ना, ठीक है, तो ये तारापुर जो है आपका, ये आपका कर्नाटक में नहीं है मेरे भाई लोग, ठीक है। तो सवाल आ रहा होगा कहां पे है, ये आपका महाराष्ट्र में है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और ये तारापुर क्या है? भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, यानी भारत का प्रथम जो है ऊर्जा संयंत्र आपका यही है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तारापुर है, ठीक है, ये मतलब महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में एक है कैगा, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये कर्नाटक में है भाई। और यूपी में कौन सा है? क्योंकि भाई यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यूपी का भी याद रखना है, तो यूपी में है नरौरा, यूपी में कौन सा है? नरौरा। कहां पर है? बुलंदशहर में है। कहां पर है भाई? बुलंदशहर में है। तो ये बुलंदशहर वाले बच्चों को पता हो गया होगा, ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर करेंगे ध्यान से, जल्दी जल्दी से बताएंगे मुझे क्या है उसका उत्तर। बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? क्योंकि भैया 2011 की जनगणना से सवाल ना पूछे किसी पेपर में, ऐसा तो पॉसिबल ही ना है भाई, ठीक है। चलो, तो जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है आपसे, और किसका पूछ रहा है? भारत का पूछ रहा है। भारत में प्रतिवर्ष किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आपको बताना है। 382 है, 325 है, 372 है और 335 है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है भारत का। 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। 1 मिनट, चलो ठीक, आगे बढ़े। ये समझ में आ गया ना, जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात क्या है भाई, ठीक है, पुरुष महिला अनुपात पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का भी मैं करा रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको यूपी का भी कराऊंगा, यूपी का एक साथ करवाऊंगा, यूपी का जो भी जनगणना है ना एक साथ करवाऊंगा, डोंट वरी। अभी भारत के रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत का पूछ रहा है भाई पुरुष महिला का अनुपात 1000 में 1000 पुरुषों पर 900 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यही पूछा है ना। तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं भाई, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, समझ गए। 1000 इसका मतलब है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, है ना, यानी कि भैया देख लो कोई ना कोई रह जाएगा, शादी नहीं होगा भाई, क्योंकि 943 का ही होगा, बाकी बच्चे कितने? बाकी बच्चे 57 जो है उनकी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए जल्दी से नौकरी ले लेना, नौकरी रहेगी तो छोकरी मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की है? देखो 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि नया जनगणना का डेटा तो नहीं आया अभी, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर्ज यानी कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपसे पूछ रहा है लक्षद्वीप, दमनदीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी में, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है ना, मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो लक्षद्वीप हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो केरल है भाई, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अगर बात करें सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट यानी कि सबसे निम्न साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 2001 से 11, देखो सवाल क्या पूछा, 2001 से 11 के दौरान भारतीयों का वार्षिक वृद्धि दर कितना है, यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट, इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं, वार्षिक वृद्धि दर को जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इसको बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। तो क्या पूछ रहा है, 2011 की जनगणना जो आई थी और 2021 11 में जो जनगणना हुई, 2001 और 2011 की जनगणना को जब देखा गया तो एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया कितना हुआ, तो ये एनुअल ग्रोथ रेट आपका देखा गया 1.64%, ये याद रखना है भाई,
ठीक है, क्योंकि देखो आप सोचोगे सर 2001 से 11 का क्यों पूछ रहा है, इतना पीछे का क्यों पूछ रहा है? भाई देखो 2011 के बाद अगली जनगणना होनी थी 2021 में, हर 10 साल पे जनगणना होती है। 2021 में जनगणना हुई नहीं हुई, क्यों? कोरोना था। और इसके बाद अभी जनगणना हो ही नहीं पाई है ना, बड़ा स्लो प्रोसेस हो गया मोदी जी का अभी, तो इसमें जनगणना को लेकर के, है ना, मतलब स्लो ही चल रहा है, क्या ही बोले, ठीक है। तो अभी हुई नहीं, तो अब जब हुआ नहीं तो अगला कंपेयर किससे करोगे? इसका कंपेयर आगे से थोड़ी कर पाओगे, पीछे से ही करोगे कंपेयर, तो पिछला 2001 में हुआ था, तो इसलिए हमने इससे कंपेयर किया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, अभी सवाल भी है, समझ रहे हो? तो अगला तो आया नहीं, तो पीछे से ही कंपेयर करेंगे ना भाई। चलो समझ गए, अगला बताओ, ठीक है। तो थोड़ा सा भी जनगणना को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, अभी और बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जनगणना के भी, डोंट वरी। अगला सवाल देख लो क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है? किसमें? आकार यानी साइज के आधार पे बताना है, और अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम बताना है, अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलो अब बताना, मंगल, पृथ्वी, शनि, बुधा, देख लो बुध को बुधा, है ना, बृहस्पति, यूरेनस, देखो सिंपल सी बात है, साइज के आधार पे आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रह बड़े हैं, कौन से ग्रह छोटे हैं, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखो सिंपल सी बात, ये हमारा प्यारा सा सन है, छोटा छोटा बना रहा हूं, छोटा छोटा, ठीक है, ये प्यारा सा सन है, ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, किरण निकाल दे रहा हूं, सूरज है, क्या है ये? सन है, सन। सन के पास है आपका कौन सा? यहां पे है आपका बुध, बुध, ठीक है, यहां पे है आपका शुक्र, यहां पे है पृथ्वी, और यहां पे है मंगल, और इसी के बाद यहां पे कुछ इस तरीके से एस्ट्रॉइड्स दिखते हैं जिसको आप क्षुद्र ग्रह कहते हो, ठीक है। यहां पे है बृहस्पति, यहां पे है शनि, यहां पे है अरुण, यहां पे है वरुण, ठीक है। टोटल 8 प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम में, याद रखना कितने? 8 प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम में, ठीक है। आप कहोगे सर हमें नाम भी लिख दो, क्या होगा? नाम लिख दे रहे हैं, परेशान मत हो। देखो ये है आपका बुध, इंग्लिश में मरकरी, देखो इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, ये है शुक्र, इंग्लिश में वीनस, ये है पृथ्वी, पृथ्वी को तो जानते ही हो, अर्थ बोलेंगे, और ये है मंगल, मंगल को तो जानते ही हो, मार्स बोलेंगे, ये है बृहस्पति, बृहस्पति यानी जुपिटर, जे मतलब जुपिटर, ठीक है। ये है आपका शनि ग्रह, शनि ग्रह यानी कि सैटर्न, ये है आपका अरुण, अरुण का मतलब होता है यूरेनस, और ये आपका है वरुण, इसको इंग्लिश में कहेंगे नेपच्यून, ठीक है। 8 प्लैनेट मैंने लिख दिए हैं और ये नाम है उनके। अब साइज के आधार पे बात करें, कौन सा प्लैनेट कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो साइज के आधार पे होता है, सबको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है ये, देखो इधर के जो 4 प्लैनेट है स्टार्टिंग वाले, सूर्य के पास के, सन के पास के जो 4 प्लैनेट है, यहीं पे बता दे रहा हूं, आगे क्वेश्चन है समझ लेना, ठीक है। सूर्य के पास के जो 4 प्लैनेट है इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट, या इसी को हिंदी में कहेंगे आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, या इसी को बोलते हैं क्या? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। या इसी को इस बोलेंगे हिंदी में स्थलीय ग्रह, देख रहे हो कितना हिंदी इंग्लिश होता है, स्थलीय, या इसी को बोलेंगे पार्थिव ग्रह। परेशान मत हो, मेरे को सब हिंदी इंग्लिश सारा मेरे को एकदम याद है, डोंट वरी, मैं सारा आपको किसी भी तरीके से आपको बता सकता हूं, ठीक है। परेशान मत होना, है ना, ये नहीं कि बस हिंदी में बताया पड़ा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो बाहर के 4 हैं ये होते हैं आउटर प्लैनेट या बाहरी ग्रह बोलते हैं, इसी को हम लोग जोवियन भी कहते हैं, जोवियन, जोवियन भी बोलते हैं इसको। जोवियन क्यों? जोवियन मतलब जिसका साइज बहुत बड़ा होता है ना, या इसी को जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं, जाइंट, जाइंट मतलब दानव, दानव ग्रह भी कहते हैं। एनीवेज, अब बड़े की बात करें तो जो आउटर वाले हैं ना, ये चारों सबसे बहुत बड़े हैं प्लैनेट, ठीक है। तो आप देखोगे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। अब आ जाओ इधर, इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा ग्रह अपना पृथ्वी है 5वें नंबर पे, पृथ्वी जो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है भाई टोटल, है ना। पृथ्वी के बाद 6ठे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो शुक्र होता है, जिसको वीनस कहते हो, और 7वें नंबर पे आपका आएगा मंगल, और सबसे छोटा प्लैनेट साइज के आधार पे है बुध, 8वें नंबर पे। जो नंबर लिखा है समझ लेना, वो उसका नंबर है आकार के आधार पे, समझ गए। तो मोटा मोटा आइडिया लग गया आपको प्लैनेट को लेकर के। अब यहाँ पे देख लो क्या पूछा है, वही दर्शा लो। तो मंगल के बाद पृथ्वी, तो ये तो होगा नहीं भाई, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, फिर आपका यूरेनस, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अरुण सबसे बड़ा ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध। बिल्कुल सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, बताओ मुझे, सी ऑप्शन दिख रहा है सबको? और सी ऑप्शन दिख रहा है तो मेरे को बताओ क्या सही उत्तर है अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है।
ठीक है, यानी कि अरुण का मतलब होता है क्या, यूरेनस। यूरेनस है, यूरेनस के बाद दे दिया है पृथ्वी, दे दिया है, फिर पृथ्वी से बड़ा, पृथ्वी जो बड़ा है, उसके बाद मंगल, मंगल उसके बाद बुध, मतलब कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, समझ गया, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? अभी मैंने बता दिया इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में बता दिया सूर्य के पास के जो चारों प्लैनेट हैं, सूर्य के नजदीक जो चारों प्लैनेट हैं उनको इनर प्लैनेट बोलते हैं, या इनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, या पार्थिव ग्रह कहते हैं, या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यही इनर प्लैनेट है। तो क्या पूछा है, कौन सा आंतरिक ग्रह है? ठीक है, तो आपका कौन सा है, देख लो भाई, मंगल। हाँ या ना? मंगल क्या है आपका, ये आंतरिक ग्रह होता है मंगल ग्रह, ठीक है, क्योंकि 4 ग्रह आते हैं जिनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। कौन? शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। ये जो शनि है, बृहस्पति है और अरुण है, ये क्या है, ये आपका बाहरी ग्रह है, आउटर प्लैनेट है। समझ गए मेरी बात? चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न ग्रह में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करेगा? अच्छा बताओ, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा वही करेगा जो सूर्य के पास में होगा, सबसे वही सबसे कम समय में परिक्रमा करेगा, है ना। यानी कि हर ग्रह, ग्रह क्या करते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं भाई। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन का क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं भाई। तो हमने पीछे अभी क्या बताया, कह रहा सबसे कम समय में कौन करता है, जरा ये देखो, मैंने जो ये बताया था आपको, ठीक है। अब जो सूर्य के पास में जो जो सबसे नजदीक होगा वही, जैसे बुध है, बुध सबसे कम समय में करता है सूर्य की परिक्रमा, क्योंकि देखो सबसे नजदीक है, तो ये क्या करता है, जल्दी से इसका चक्कर लगा के अपने घर में आ जाता है। 88 दिन लगता है बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में, कितना दिन लगता है, 88 दिन ही लगता है ना। अब देखो शुक्र को थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, पृथ्वी को और थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करते करते, समझ लो। तो ये अगर लोकेशन आपको आइडिया है दिमाग में, सूर्य से कौन कौन कितना दूर है, तो आप आराम से बता लोगे कि कौन सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करेगा। अब जरूरी नहीं कि बुध ऑप्शन में दे, हो सकता है ऑप्शन में ना दे बुध, कुछ और ऑप्शन दे, उस हिसाब से डील करना है आपको। समझ गए? प्रश्न देख लेते हैं एक बार क्या है। हाँ, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? देखो शनि, बृहस्पति, मंगल और अरुण। देखो शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण ग्रह, ये तो है आउटर प्लैनेट, बाहर के हैं, तो इनको सूर्य की परिक्रमा करने में थोड़ा समय तो लगेगा ज्यादा। मंगल जो है ये इनर प्लैनेट में है, तो मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में थोड़ा सा कम समय लगेगा इन लोगों से। तो इस प्रश्न का उत्तर मंगल होगा भाई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मंगल होगा भाई। समझ गए ना प्रश्न मैं कैसे बता रहा हूं आपको? ठीक है, यही पूछा ना, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें मंगल ग्रह मिल जाएगा, क्योंकि बाकी के जो ग्रह वो आउटर प्लैनेट में आते हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा समय लगेगा। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? विषुव, अपसौर, संक्रांति, उपसौर। बताओ जरा, बताओ जरा। देखो विषुव को बोलते हैं इक्विनॉक्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इक्विनॉक्स। अपसौर, अपसौर को इंग्लिश में बोलते हैं आपका एपीहीलियन, एपीहीलियन। संक्रांति को तो संक्रांति ही बोलते हैं, संक्रांति। और उपसौर को बोलते हैं पेरीहीलियन। चलो इंग्लिश वर्ड भी लिख दिया कि अब तो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो अब इंग्लिश में बता दो मुझे, बताओ फटाफट बताओ जल्दी से। देखो क्या कह रहा है विषुव, विषुव क्या होता है कि जहां पे डे और नाइट बराबर होते हैं, दिन और रात जहां बराबर होते हैं उसको बोलते हैं विषुव। विषुव एक कंडीशन होती है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल, ठीक है। तो यहां पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अपसौर क्या होता है, अपसौर होता है जब सन और अर्थ की दूरी सबसे ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन को एपीहीलियन या उस कंडीशन को उपसौर कहते हैं। एक डेट है आपका 4 जुलाई। 4 जुलाई एक ऐसी तिथि है जहां पे सन और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है, सन और अर्थ के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती है, तो उस कंडीशन को अपसौर या एपीहीलियन कहते हैं, ठीक है। वो 4 जुलाई की कंडीशन है। एक कंडीशन होती है 3 जनवरी की। 3 जनवरी में क्या होता है, तो 3 जनवरी को क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक में होते हैं, जिस डेट को, उस डेट को 3 जनवरी होता है, और ये क्या होता है, ये पेरीहीलियन की कंडीशन कहलाती है, पेरीहीलियन की कंडीशन कहलाती है 3 जनवरी वाली, ठीक है। तो एपीहीलियन और पेरीहीलियन तो होगा ही नहीं। विषुव मैंने बता दिया इक्विनॉक्स, जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, दैट इज द संक्रांति। तो कहने का मतलब अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी पता होता तो क्वेश्चन आराम से डील हो जाता हमारा, नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में या टाइम जोन में विभाजित किया गया है? देखो टाइम जोन से रिलेटेड सवाल पूछेगा आपसे। तो विश्व में टोटल 24 टाइम जोन आपको याद रखना है, 24 टाइम जोन है टोटल, याद रखना है आपको, है ना। सबसे ज्यादा टाइम जोन इस समय याद रखना है फ्रांस में है। आपसे पूछे कि किस देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, समय क्षेत्र जिसको बोलते हो, तो 24 टोटल टाइम जोन है,
ठीक है। और सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है, तो फ्रांस में। कितने हैं, 12 हैं। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है तो रशिया में है टाइम जोन। दूसरे नंबर पे कहां पे, रशिया में है। कितने हैं, तो 11 टाइम जोन है। हो सकता हो दूसरा पूछ ले तो रशिया। हाँ, अभी आपके मन में आएगा सर इंडिया में कितने हैं। अरे भाई हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, ठीक है। हमारे देश में तो एक ही टाइम जोन है जिसको आप लोग बोलते हो स्टैंडर्ड टाइम। भारत का मानक समय कितना है, तो हम कहते हैं भारत का मानक समय, हम तो पढ़ ही चुके हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट है ना, है कि नहीं भाई। तो हमारे देश में केवल एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, एक ही टाइम जोन है ना, एक ही टाइम जोन को हम लोग फॉलो करते हैं। बट फ्रांस में 12 है और रशिया में 11 है। टोटल टाइम जोन कितने, 24 है, ठीक है। ध्यान रखने का इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। क्या कह रहा है भाई, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तरी गोलार्ध, देखो उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न में सबसे लंबा दिन सबको पता है, ये होता आपका 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मिल ही चुका है, 21 जून, ठीक है। बाकी 22 दिसंबर देखो, 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, लॉन्गेस्ट नाइट। ये क्या है भाई, लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ इंडिया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात जो है वो आपका 22 दिसंबर को देखने को मिलता है। और 3 जनवरी मैंने क्या बताया, 3 जनवरी एक ऐसी डेट है जब सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक होते हैं, सन और अर्थ जो है वो बहुत नियरेस्ट होते हैं। तो वो क्या नाम है, 3 जनवरी की कंडीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीहीलियन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन, या इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं उपसौर, ठीक है। और 3 फरवरी का ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तिथि नहीं है ना। 3 फरवरी चल भी रहा है शायद, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, बसंत विषुव कब होता है। बसंत विषुव मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, देखो मैंने बोला कि एक साल में 2 इक्विनॉक्स होते हैं। एक साल में कितने इक्विनॉक्स होते हैं, 2 इक्विनॉक्स होते हैं, ठीक है। 2 इक्विनॉक्स होते हैं। तो एक इक्विनॉक्स होता है आपका 21 मार्च को, 21 या 22 मार्च को। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाता है आपका 22 मार्च। कहने का मतलब याद रखना, एक साल में 2 इक्विनॉक्स होते हैं, 2 विषुव होते हैं। एक होता है बसंत विषुव और एक होता है पतझड़ विषुव, ऑटम इक्विनॉक्स। 22 सितंबर को इस वाली डेट को होगा क्या, ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है, जिसको आप लोग जो है पतझड़ विषुव कह सकते हो। पतझड़ विषुव ये 22 सितंबर को होता है, ठीक है, जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं। 2 ऐसी डेट है, याद रखना, 2 ऐसी डेट है जहां पे डे और नाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन कौन सा, एक तो लिखा रहता है 22 मार्च, 22 या 21 मार्च भी लिखा रहता है, ठीक है, और एक लिखा रहता है 22 सितंबर। कहीं कहीं पे 21 मार्च भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 23 सितंबर भी लिखा रहता है, ठीक है। एक आध दिन ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है हमें, ठीक है। तो ये 2 डेट ऐसे आते हैं जहां पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए इस कंडीशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो जो 22 मार्च वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका दैट इज द बसंत विषुव, या इसी को स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है तो इसको हम बोलते हैं पतझड़ इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं। देखो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो उसमें कुछ तरंगे निकलती हैं। जैसे आप देखोगे पी वेव होती हैं, एल वेव होती हैं, एस वेव होती हैं। एस वेव मतलब सरफेस वेव, पी का मतलब प्राइमरी वेव, ठीक है। तो ये आपके वेव्स होते हैं जब भूकंप आती है। और भूकंप आपको पता ही, भूकंप की स्टडी क्या कहलाती है, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और कौन सी वेव सबसे ज्यादा विनाशक होती है, खतरनाक होती है, कि जो सरफेस पर आती हैं वो, तो एस तरंगे ये जो है काफी खतरनाक होती हैं, याद रखना, काफी खतरनाक करती हैं, काफी नुकसान करती हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो भूकंप का जो है भूकंप आते हैं तो हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं भाई, कितना भूकंप आया, इंटेंसिटी अर्थक्वेक की मेजर करता है। तो आप सभी जानते होंगे, इस प्रश्न का उत्तर होता है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोलॉजी स्टडी कहलाता है और सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। बैरोमीटर क्या है, तो बैरोमीटर ये मेजर करता है वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज और आप बताना, इसकी जो खोज है वो ई टॉरिसेली नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। ये भी सवाल पूछा गया है पेपर में
किसने खोजा था बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट को? तो ई टॉरिसेली नाम का एक व्यक्ति था, उसने खोजा था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बैरन द्वीप भारत में है, ये सही है भाई। बैरन क्या है? एक द्वीप है, यहीं पर एक ज्वालामुखी भी भारत में आता है। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार वाले लोकेशन में है, तो सही है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया, ये तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी भी है ये किलिमंजारो, जो तंजानिया देश में है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। ओजोस डेल सैलेडो, ओजोस डेल सैलेडो क्या है? ये आपका हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का, वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो कि आपका पेरू में देखने को नहीं मिलता है। ये कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और ये कहां पे? तो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर। ठीक है, पेरू में नहीं है, कहां पे है? अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर स्थित है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। माउंट एरेब्रस अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। तो हमारे प्रश्न का पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ओजोस डेल सैलेडो सुमेलित नहीं है, क्योंकि पेरू में नहीं है। अगला सवाल करते हैं, आ जाओ। निम्न में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? खनिज निक्षेपित है ना, तो ये हो जाता है खनिज निक्षेपित का, तो दैट इज द अवसादी चट्टान होगा इसका। ठीक है, क्या होगा? अवसादी चट्टान होगा, याद रख लेना आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? सबको पता है पृथ्वी वायुमंडल जो है इसमें 5 लेयर हैं। कितनी परत है? 5 परत है। तो 5 परतों में एक जो आपका समताप मंडल है, जिसको आप लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हो, वहीं पे समताप मंडल को ही ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यूवी रेडिएशन यहीं पर आती है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इवन यहीं पर इसी मंडल को हम लोग ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ओजोन परत यहीं पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इसको ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रख लेना इस प्रश्न को भी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पवन भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, कौन सी पवन भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? ये प्रश्न आज का लास्ट क्वेश्चन, और करना है होमवर्क, आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। पढ़ बहुत लिए हो, अब अपना नॉलेज दिखाओ थोड़ा कमेंट करके, मैं भी देखूं कि भैया पढ़ भी रहे हो कि बस ऐसे ही वीडियो देख रहे हो। ठीक है, उत्तर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये आपको बता सकते हो आप लोग, अगर इच्छा हो तो। ठीक है, क्लास को करेंगे समाप्त, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके बता सकते हो। ठीक है, तब तक नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।